हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो साथियों? अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से आप तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कमेंट करके बताइएगा मेरे को, और आप कहां से बिलोंग कर रहे हो। साथियों, अपने जैसा कि राजस्थान की जो सीरीज चल ही रही थी, ठीक है ना, उसके अंतर्गत मैं अपने जो इंडिया जीके की भी मैंने सीरीज आरंभ की थी, ठीक है। उसके अंतर्गत है जो मैंने सबसे पहले इंडिया जीके में आपको करवाया था कि जो भारतीय इतिहास था उसमें मैंने प्रागैतिहासिक काल से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। चाहे पटवार का एग्जाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे कॉलेज लेक्चरशिप का एग्जाम हो, आरएस का एग्जाम हो, एसआई टेट सीटेट वगैरह, उस एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा है जो की थी मैंने, ठीक है। उसके बाद में जो अपने गुरुवार को क्लास थी, वो अपने क्लास है फ्राइडे को कौन सी थी, तो वो अपने थी अपने भारत का भूगोल की थी, ठीक है। उसमें जो भारत के भूगोल की स्थिति और विस्तार के बारे में किस प्रकार की क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस क्वेश्चन में है, जो उस पर डिस्कशन किया था। और आज से जो अपनी क्लास है वो किसके बारे में, संवैधानिक विकास, यानी कि जो संवैधानिक विकास है उनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन है जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है, और किस प्रकार के जो पूछे गए हैं, ठीक है ना, उनके बारे में जो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। किसके बारे में? भारत के संवैधानिक विकास, यानी संविधान का विकास के क्या क्या है जो प्रारूप रहे थे शुरुआत में, ठीक है, कदम रहे थे, उनके बारे में जो डिस्कशन करने वाले हैं। साथियों, जल्दी हमारा सरकारी यात्रा मोबाइल ऐप भी आ रहा है, जिसके बारे में मैंने हर वीडियो में आपको बताया भी है। इसमें जो आपको निःशुल्क टेस्ट सीरीज, बुक वगैरह सब कुछ है जो फ्री मिलने वाला है, ठीक है, नोट्स वगैरह, तो जल्दी आ रहा है मार्केट में, ठीक है, लॉन्च करेंगे। तो चलिए मित्रों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, उसमें आपको पूछा गया है कि भारतीय संविधान, क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। आपको प्रारंभिक चरण के बारे में पूछा गया है, और ये पटवार एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है मित्रों? तो इसका सही आंसर है ए, इसका सही आंसर है क्या है मित्रों? ए है जो इसका सही आंसर है। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का होता है, वो है जो भारतीय संविधान के निर्माण का है जो प्रारंभिक चरण होता है। अब देखो, जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसकी क्या क्या विशेषताएं, ठीक है। तो ये जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ना, उसकी जो पहली विशेषता निकल कर आती है वो ये कि इसी के है जो एक्ट के आधार पर है जो कंपनी ने जो पहली बार ब्रिटिश सरकार का है जो नियंत्रण स्थापित हुआ। यानी कि कंपनी के शासन पर, क्या कंपनी के शासन पर पहली बार है जो ब्रिटिश सरकार की है जो क्या हुई थी, ब्रिटिश सरकार का है पहली बार है जो ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ था। किसका? ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। और इसकी क्या खासियत है, इस एक्ट की है जो बहुत विशेषता है, और ये जो खास विशेषता है उसके बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। 1774 में क्या हुआ था कि यहाँ पर है जो न्यायालय की स्थापना हुई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सर्वप्रथम भारत में कहाँ पर होती है, तो ये 1773 में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो कलकत्ता में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें से कलकत्ता वाला जो सुप्रीम कोर्ट है ना, 1773 के एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट में जो बनाया गया था, उससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1773 का जो सुप्रीम कोर्ट का है, जो 1773 का जो एक्ट होता है, उसमें जो 1774 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और कहां पर की गई? कलकत्ता में की गई। अब देखो, इसमें जो न्यायाधीश थे ना, वो कितने थे, तो वो 3+1 थे। कितने? 3+1, यानी कि टोटल मिला के कितने न्यायाधीश थे? 4 न्यायाधीश थे। उसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे ना, तो मुख्य न्यायाधीश थे पहले, उनका नाम क्या है मुख्य न्यायाधीश का? तो उनका नाम है एलिजा एम्प्रे। क्या है? एलिजा एम्प्रे। काफी बार है जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, एलिजा एम्प्रे, ठीक है ना। ये जो क्या थे, तो ये जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, उसमें जो सर्वप्रथम न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्प्रे थे। अब देखो, ये जो सुप्रीम कोर्ट था ना, इसकी विशेषता क्या और निकल कर आती है, तो 2 विशेषता और निकल कर आती है कि इसमें 3 प्रकार के जो न्यायालय यानी कि सुनवाई होती थी। कौन कौन सा? तो दीवानी, कौन सा? दीवानी, फौजदारी, ठीक है ना, दीवानी, फौजदारी, और कौन सा होता था? और है जो धार्मिक। इन 3 मामलों के बारे में जो सुनवाई होती थी। और इसकी विशेषता क्या है, इसमें जो अगर आपको इसके विरोध में अगर अपील करनी हो, ठीक है ना,
जैसे सुप्रीम कोर्ट में किसी हाई कोर्ट के विरुद्ध अपील कैसे करते हैं, तो इसकी जो अपील होती थी वो कहां पर होती थी, तो वो प्रिवी काउंसिल में होती थी। कहां पर होती थी, प्रिवी काउंसिल में, जो कि कहां पर है, लंदन में, प्रिवी काउंसिल। ठीक है ना, यहां पर है जो इसकी क्या होती थी, है जो विरोध में जो अपील होती थी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं। तो चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि 1774 में स्थापित कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी। अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, मैंने अभी आपको बताया। और ये जेल वार्डन एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका है जो सी आंसर सही है। देखो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो उसमें न्यायाधीश कितने थे, 3+1 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। उसमें जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, मैंने अभी आपको बताया, एलिजा एम्प्रे। मैं इसलिए बार बार इसका जो जिक्र कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है, एलिजा एम्प्रे। ठीक है, और इसके बारे में जो मैंने अभी और बताया डिस्कशन में कि इसमें जो तीन प्रकार के जो मामलों की सुनवाई होती थी, ठीक है, जो कौन कौन से, दीवानी, फौजदारी और धार्मिक मामले। ठीक है, उसके साथ में इसके विरोध जो अपील की जाती थी वो कहां पर की जाती थी, प्रिवी काउंसिल लंदन में की जाती थी। ठीक है, ये इसकी विशेषता हो गई। और इसकी स्थापना कहां पर की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। जो ये उच्चतम न्यायालय है इसकी स्थापना कहां पर की गई, कलकत्ता में की गई थी। यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां पर की गई, कलकत्ता में। और ये 1773 में है जो इसको स्थापित किया गया। कौन से एक्ट के तहत, तो 1773 के एक्ट के तहत। कौन सा एक्ट, 1773 का एक्ट। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आता है कि एलिजा एम्प्रे का संबंध किस क्षेत्र से था। अब आप जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर बताइए। बिल्कुल, साथ साथ में कमेंट करते जाइए कि आपके कौन कौन से जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, कमेंट करते जाइए ताकि आप स्वयं का मूल्यांकन कर पाओ। और जब भी ये जो अपना जो टेस्ट खत्म हो जाता है उसके बाद में जो आप मूल्यांकन कीजिए कि मेरे कितने एजुकेशन राइट हुए, क्योंकि साथियों आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता और आपका मूल्यांकन आप स्वयं कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका है जो सही आंसर क्या है, बी इसका सही आंसर है। क्योंकि ये क्या होते हैं, न्यायिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। क्या होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं कौन, एलिजा एम्प्रे, जो कलकत्ता में स्थापित किया गया सुप्रीम कोर्ट उसके होते हैं। और ये जेल वार्डन एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। किसकी की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। और यह पटवार एग्जाम 2011 में पूछा गया। साथियों आप समझिए कि क्या होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्या होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनकी जो स्थापना हुई थी तो वो तो कौन से एक्ट में हुई थी, जो पिट्स इंडिया एक्ट था ना 1784 का। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो कंपनी के जो यानी कि कार्य थे ना, उन कार्यों को जो विभाजित कर दिया। यानी कि 1773 के जो एक्ट में क्या किया गया, दो अलग अलग है जो भागों में है जो कंपनी के कार्यों को डिवाइडेशन कर दिया। एक तो पहला कौन सा था, व्यापारिक, कौन सा था, व्यापारिक कार्य। ठीक है ना, और दूसरा है राजनीतिक कार्य। क्या, राजनीतिक कार्य। अब देखो जो व्यापारिक कार्य थे उसके लिए तो क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या था, मैं यहाँ पर जो लिख देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, काफी है जो आपको समझने में आसानी होगी। तो इसके तो व्यापारिक जो कार्यों के लिए तो क्या है जो समिति बनाई गई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या साथियों, काफी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, समझिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है ना, यानी कि डायरेक्टर किसमें होता है, तो वो होता है व्यापार में, व्यापार में डायरेक्टर। और जो राजनीतिक कार्य थे उसके लिए क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कहीं नहीं पढ़ा हो तो आप जो नोटबुक में नोट कर दीजिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे पटवार का एग्जाम हो, रीट का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, लेक्चर वगैरह एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो कंपनी के जो कार्य होते हैं उनको जो दो भागों में डिवाइडेशन कर दिया था, एक व्यापारी कार्य जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और दूसरा है राजनीतिक कार्य जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आपको क्या पूछा गया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी कौन से एक्ट में, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का एक्ट। साथियों हम एक एक एक्ट के बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी एक्ट के बारे में जो हम जो इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप निरंतर जुड़े रहिए हमारे साथ और सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल को अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दीजिए, और ये वीडियो अगर हमारे फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को है जो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि किस अधिनियम के द्वारा EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया। और ये नॉर्मल क्वेश्चन है, अब आप आसानी से बता सकते हो क्योंकि मैंने अभी आपको बताया। और ये जेल वार्डन एग्जाम जो 21 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या है। मैंने अभी आपको बताया, तो इसका सही आंसर क्या है, डी इसका सही आंसर है। यानी कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट होता है, इसको क्या कहते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। क्या कहते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से एक्ट को है जो पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा एक्ट है, 1784 का एक्ट। और इसमें क्या किया गया, जो EIC कंपनी थी उसके जो व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलाप यानी कि कार्य थे, उनको जो इस एक्ट के अंतर्गत है जो अलग कर दिया। व्यापारिक कार्यों के लिए तो मैंने अभी आपको बताया था कौन सा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। और जो राजनीतिक कार्य थे उनके लिए जो किसका गठन किया गया, तो उसके लिए किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट के द्वारा सिविल सेवक के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये जेल वार्डन एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब जल्दी से इसका है जो कमेंट करके आंसर बताइए। बिल्कुल, तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका है जो बी आंसर सही है। यानी कि एक्ट जो होता है ना 1853 का, उसके अंतर्गत क्या किया गया, जो सिविल सेवक होते हैं, सिविल सेवक, उनके जो चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का जो आयोजन किया गया। और इसमें जो सबसे पहले IAS अधिकारी बने थे ना, ICS अधिकारी, ठीक है ना, वो भारतीय ICS अधिकारी कौन थे, तो वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर होते हैं ना, वो ICS अधिकारी, प्रथम ICS अधिकारी बनते हैं, जिसके तहत है जो 1800 एक्ट होता है ना 1853 का, उसमें क्या होता है, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और उसमें जो प्रथम भारतीय जो ICS अधिकारी बने थे वो कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। क्वेश्चन पूछा गया है, आप ध्यान में रखिएगा। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का पद है जो वॉइसराय कर दिया गया। क्या किया गया, गवर्नर जनरल का जो पद था उसको जो वॉइसराय कर दिया गया। और कौन सा एक्ट है, और ये जेल वार्डन एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। बिल्कुल, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका है जो बी आंसर सही है। यानी कि 1858 का जो एक्ट होता है ना, 1857 की क्रांति के बाद में जो एक्ट लागू किया जाता है, उस एक्ट में क्या हुआ था कि वॉइसराय का पद, सॉरी गवर्नर का पद था ना, इसमें क्या क्या किया गया, मैं आपको कार्य बताता हूं। कि इसमें एक तो सबसे पहले तो ये किया गया कि गवर्नर का पद था ना, उसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। और उसके स्थान पर क्या किया गया, वॉइसराय का पद है जो नियुक्त किया गया। क्या किया गया, वॉइसराय का पद है जो बनाया गया। और क्या किया गया, इसमें जो दो कार्य थे ना, मैंने अभी आपको बताया था कि जो पिट्स इंडिया एक्ट में कौन सा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और दूसरा कौन सा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इन दोनों पदों को जो क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। और इस पद की जगह पर है जो कौन सा पद सर्जित किया गया, भारत सचिव पद सर्जित किया गया। कौन सा पद, भारत सचिव पद है जो सर्जित किया गया। और पहले भारत सचिव थे वो कौन थे, तो वो अपने जो सर्जित किया गया। और इसमें जो गवर्नर जनरल थे वो उनका पद है जो समाप्त कर दिया गया और वॉइसरॉय को नियुक्त किया गया। और सर्वप्रथम वॉइसरॉय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। काफी इंपॉर्टेंट है और किसमें पूछा भी जाता है, कैनिंग थे। और इस एक्ट को है जो एक और नाम से जाना जाता है, जो 1858 का एक्ट है ना, इसको है जो एक अलग नाम से जाना जाता है, जिसको इलाहाबाद घोषणा पत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलाहाबाद घोषणा पत्र। क्या कहा जाता है, इलाहाबाद घोषणा पत्र। साथियों साथ साथ में जो रटते जाइए क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझिएगा। घोषणा पत्र,
ठीक है, और इसको विक्टोरिया घोषणा पत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्टोरिया घोषणा पत्र भी कहा जाता है, विक्टोरिया घोषणा पत्र भी कहा जाता है। और इसको क्या नाम जाता है? तो शिक्षित वर्ग का मैग्ना कार्टा के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। और ये फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री एग्जाम 18 जुलाई 2014 में हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। और ये एक्ट कौन सा है? तो ये एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। कौन सा एक्ट है? सी इसका सही आंसर है। यानी कि जो 1858 का एक्ट होता है उसके अंतर्गत क्या किया गया? जो EIC यानी कि ईस्ट इंडिया का जो शासन था, कंपनी का शासन, उसको समाप्त किया गया। और उसके अंतर्गत ब्रिटिश शासन है जो शुरुआत हुई थी। किसकी? ब्रिटिश शासन, जिसको जो ब्रिटिश का ताज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रिटिश ताज भी कहा जाता है। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसमें क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल का पद था उसको वॉइसराय पद है जो पद के रूप में जो सर्जित कर दिया गया। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको समाप्त किया गया। उसके स्थान पर है जो भारत सचिव नए जो पद सर्जित किया गया। और उसके साथ में क्या किया गया? तो उसमें है जो कंपनी का है जो शासन समाप्त किया गया। और महारानी का है जो विक्टोरिया होती है, उनका है जो सीधा ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश सरकार का है जो सीधा शासन है जो इसमें स्थापित हो जाता है भारत में। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि किस कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत परिषद, क्या पूछा गया? भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और ये कॉलेज लेक्चरशिप एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही तुलनात्मक रूप से और बहुत ही ढंग से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको क्या पूछा गया है कि 1861 का जो एक्ट होता है उसकी ये जो क्या विशेषता होती है? ठीक है ना, तो अब बताइएगा जल्दी से कमेंट करके। और काफी ये जो महत्वपूर्ण है जो ये अधिनियम है। तो इसमें एक नंबर क्या कह रहा है कि गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 प्रस्तावित की गई। तो क्या ये सही है? बिल्कुल ये कथन है जो सही है, क्योंकि इसमें क्या किया गया था कि जो गवर्नर जनरल था ना, उसकी जो परिषद थी उसमें जो सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 12 है जो सेलेक्ट की गई यानी प्रस्तावित की गई। फिर 2 नंबर क्या कहता है? 2 नंबर ये कहता है कि अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए प्रस्तावित किया गया। बिल्कुल नहीं किया गया। ये जो कथन क्या है? गलत है। ठीक है। और फिर 3 नंबर क्या कहता है? अतिरिक्त सदस्यों की परिषद की बैठक में तब ही भाग लेने की अनुमति दी जबकि एक विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। यानी कि जब अतिरिक्त सदस्य होते हैं ना, उसको परिषद में तब ही बैठक में भाग लेने की अनुमति दी जाती थी जब कोई भी विधेयक अगर पारित किया जाना होता था ना, तो ही उनको जो बैठक में आमंत्रित किया जाता था। अन्यथा जो उनको बैठक में जो भाग लेने नहीं दिया जाता था। जो अतिरिक्त सदस्य थे ना, 12 सदस्य अधिकतम, ठीक है, उनको। और ये भी कथन सही है। फिर 4 नंबर कथन क्या कहता है कि लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा को परिषद में मनोनीत किया गया था। बिल्कुल ये कथन भी सही है। और एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो कौन कौन से राजा को है जो अपनी जो संख्या थी ना, जो परिषद में 12 संख्या, उसमें जो किन किन को है जो मनोनीत किया गया था। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है। तो पटियाला के महाराजा और बनारस के राजा, इन दोनों को जो कैनिंग थे ना, कैनिंग ने जो बनारस के राजा और पटियाला के राजा को जो इस परिषद में जो क्या किया गया था, मनोनीत किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या है मित्रों? तो इसका है जो ये वापिस आता हूं, थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें है जो 1 और 1 2 सॉरी 1 3 और 4 है जो ऑप्शन सही है। मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाते समय आपके जो संशोधन कर दूंगा। तो इसका सही आंसर क्या है? 2 नंबर है जो कथन गलत है, 1 नंबर कथन सही है, 2 नंबर सही है, सॉरी 3 नंबर सही है और 4 नंबर कथन भी सही है। अब देखो 1861 का एक्ट था ना, उसको भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। जो 1858 का एक्ट आया था ना, उसके जस्ट बाद में यही है जो एक्ट आया था। इन सदस्यों का जो कार्यकाल था ना, वो 1 वर्ष के लिए नहीं था, क्योंकि इन सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए था? 2 वर्ष के लिए जो अतिरिक्त कार्यकाल है जो इनमें जो होता था। ठीक है। उसके साथ में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति के प्रति वायसराय है जो बाध्य नहीं था। यानी कि जो वायसराय था ना, वो ये बाध्य नहीं था कि वो भारत के जो सदस्य थे ना,
भारत के सदस्यों को इसमें मनोनीत करे, तो इसलिए वो बाध्य नहीं था। तो इसीलिए जो अपनी मन मर्जी से जो वो जो क्या करता था, मनोनीत करता था। इसीलिए जो बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा को जो इसने परिषद में मनोनीत किया गया था। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की मुख्य विशेषता क्या है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी कॉलेज लेक्चरशिप एग्जाम जो हिस्ट्री का हुआ था 2016 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अब जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर बताइए कि 92 की क्या विशेषता है। तो देखो कौन से एक्ट की बात हो रही है, 1892 एक्ट की बात हो रही है। अब देखिए 1892 एक्ट की क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहला ये जो कथन आता है कि इसमें आपको क्या पूछा गया है कि मुख्य विशेषता क्या थी। इसमें 1 नंबर ऑप्शन में है कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में 60 तक है जो वृद्धि कर दी गई थी। बिल्कुल ये कथन है जो गलत है। फिर 2 नंबर कहता है कि अतिरिक्त सदस्यों को सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि जो 1892 का जब अधिनियम आया था ना, भारतीय परिषद अधिनियम, उसमें क्या किया गया कि जो अतिरिक्त सदस्य जो गवर्नर की काउंसलिंग होती थी ना, गवर्नर जनरल, यानी कि गवर्नर जनरल तो हमें अब नहीं कह सकते क्यों 1892 में क्या हो गया था, वॉइस राय हो गया था, ठीक है ना, वॉइस राय। लेकिन भारत में जो गवर्नर जनरल कहा जाता था, ब्रिटेन में जो वॉइस राय कहा जाता था। तो वॉइस राय था ना, उसकी जो अतिरिक्त काउंसिल थी, ठीक है ना, अतिरिक्त काउंसिल या फिर अपन कह सकते हैं कमेटी, ठीक है ना। तो इस कमेटी थी ना, इसमें सदस्य कितने थे, 12 सदस्य। उनको क्या किया गया कि जो पर्सन है ना, इनको अतिरिक्त सदस्यों को सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रश्न पूछने का जो अधिकार दिया गया। बिल्कुल सही है। और सी ऑप्शन क्या कहता है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल की ये जो शुरुआत की गई, बिल्कुल नहीं की गई, क्योंकि ये 1909 और 1919 के जो होते हैं ना, वहां पर जो प्रत्यक्ष मंडल की बात आती है, ठीक है। अतिरिक्त सदस्यों के चयन हेतु प्रत्यक्ष चुनाव की जो शुरुआत किया गया, नहीं किया गया, क्योंकि ये प्रत्यक्ष चुनाव का जो 1919 का जब अधिनियम आता है ना, तो उसमें जो इस प्रकार का जो प्रावधान होता है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली को आरंभ किया गया। ये साथियों है ना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे पटवार, ग्राम सेवक वगैरह, रीट वगैरह, कोई भी एग्जाम हो, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका डी आंसर सही है। यानी कि भारत सरकार अधिनियम जो 1919 का अधिनियम होता है, उसमें क्या होता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली होती है ना, उसको है जो क्या किया गया, आरंभ किया गया। और इसी 1909 का अधिनियम था ना, उसको जो मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। क्या, मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और इनको जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो जनक भी कहा जाता है। किसका, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का है जो इनको जनक भी कहा जाता है। किसको, मार्ले मिंटो को जो जनक कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें तो क्या था कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी ना, उसको अप्रत्यक्ष रूप से घोषित किया गया था। यानी कि इसमें जो चुनाव होते थे ना, वो अप्रत्यक्ष रूप से होते थे। लेकिन जब 1919 का अधिनियम आया तो उसमें क्या हुआ, प्रत्यक्ष रूप से जो ये पद्धति है जो लागू कर दी गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो ये जो 1919 का अधिनियम था ना, यही अधिनियम था जो अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति पर है जो आधारित था। क्योंकि इसमें क्या किया गया था, इसने जो भारत के जो अलग अलग विभिन्न वर्ग थे ना, उनके लोग थे ना, उनको जो एक दूसरे को जो बांट दिया गया, यानी कि सिख, ईसाई वगैरह है जो अलग अलग धर्मों में जो बांट दिया गया। और ये जो इन्होंने कार्य किया था ना, वो जो काफी है जो इनके लिए जो यानी कि शासन करने के लिए जो काफी मददगार साबित हुआ था। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि ब्रिटेन द्वारा भारत में किए गए निम्नलिखित प्रयोगों में से सबसे पहले चला था। यानी कि जो इन्होंने जो अलग अलग जो कानून वगैरह लाए थे ना, तो उनमें जो सबसे पहला है जो कौन सा है जो भारत में जो ब्रिटिश सरकार द्वारा है जो लाया गया था। और ये फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री एग्जाम 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसका सही आंसर क्या है मित्रों, बिल्कुल तो आपका सही आंसर आ रहा है। इसका सही आंसर क्या है, तो इसका है जो 3 नंबर आंसर सही है।
यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 होता है ना, वो ब्रिटेन द्वारा भारत में किया गया निम्नलिखित प्रयोगों में से सबसे पहला प्रयोग था। इसमें इन्होंने क्या किया गया था, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है जो इन्होंने आरंभ की थी, और इसमें केंद्रीय और प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में एक एक भारतीय सदस्यों को जो नियुक्त किया गया, और मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो व्यवस्था की गई थी। और इसी अधिनियम की महत्वपूर्ण यही बुराई थी कि मुसलमानों को जो पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। और इसी के अंतर्गत रैमजे मैकार्डी ने लिखा था कि जो मार्लियामेंटो सुधार है ना, वो जनतंत्रवाद और नौकरशाही के बीच एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। ये किसने कहा था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा था, और ये कथन काफी इंपॉर्टेंट है। रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसके बारे में क्या कहा था कि मार्लियामेंटो सुधार है ना, वो जनतंत्रवाद और जो नौकरशाही है उनके बीच में एक अधूरा अल्पकालीन समझौता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी गया था एक बार। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किस अधिनियम के द्वारा है जो की गई थी? तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कौन सा अधिनियम, तो ये आता है 1909 का अधिनियम। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि इसमें जो सदस्यों को जो प्रांतीय और केंद्रीय सदस्य थे ना, उनको कार्यकारी परिषद में एक एक है जो भारतीय सदस्य, यानी कि एक एक सदस्य यानी कि एक सदस्य किसमें होगा? केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय जो समिति होती है यानी परिषद उसमें, और एक प्रांतीय परिषद में। कौन सी परिषद में? एक प्रांतीय परिषद में। तो टोटल मिला के कितने सदस्य हुए? 2 सदस्यों का है जो प्रतिनिधित्व करने का है जो इस अधिनियम में जो क्या किया गया था प्रावधान। कौन सा अधिनियम? 1909 का अधिनियम। काफी इंपॉर्टेंट है। यानी क्या पूछा गया है? पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत है जो की गई थी? गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी ना, उसमें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कॉलेज लेक्चरशिप एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन में क्या पूछा गया? प्रांतीय प्रशासन में जो महान परिवर्तन आया था वह है जो कौन सा था? और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जो अभी हुआ था ना हिस्ट्री का 2020 में, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका बी आंसर सही है, क्योंकि इसमें क्या किया गया था, जो 1919 का जो अधिनियम था ना, उसमें जो द्वैध प्रशासन को जो लागू किया गया था। द्वैध प्रशासन का मतलब क्या होता है? द्वैध शासन का दोहरा शासन क्या होता है? दोहरा शासन, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है दोहरा शासन। और प्रांतों में जो द्वैध शासन कब लागू किया गया था? तो 1919 के अधिनियम में जो लागू किया गया था। और इसी 1919 का जो अधिनियम था ना, 1919 का अधिनियम, उसमें जो पहली बार महिलाओं को जो चुनाव यानी कि निर्वाचन करने का जो अधिकार दिया गया। पहली बार महिलाओं को है जो चुनाव का है जो अधिकार दिया गया। चुनाव करने का जो अधिकार कौन से अधिनियम में दिया गया था? तो वो अपने दिया गया था 1919 का जो अधिनियम था ना, उस अधिनियम में दिया गया था। और जो 1919 का अधिनियम है ना, इसको क्या कहा जाता है? इसको जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट है, और कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से अधिनियम को जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। तो 1919 का अधिनियम होता है ना, उसको जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। और दूसरी बात ये कि आपको पूछा जा सकता है कि कौन से अधिनियम को मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन सा है? 1909 का अधिनियम, ठीक है, जिसको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या किया गया? अप्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचन प्रणाली जो सांप्रदायिक थी उसको लागू किया गया था। और 1919 में क्या किया गया? प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचन प्रणाली को जो लागू किया गया, ठीक है, जो यानी कि जो सांप्रदायिक थी ना उस प्रणाली को। और इसी में जो केंद्र व प्रांतों में जो शक्तियों का क्या किया गया? विभाजन किया गया। और इसमें जो राष्ट्रीय महत्व के विषय कितने थे? 47 जो केंद्र के अधीन थे, और 50 विषय प्रांतों के अधीन रखे गए थे, ठीक है। और इसमें जो सिख, ईसाई और यूरोपियन के लिए पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और इसकी एक विशेषता एक और है कि इसमें जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थी ना, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, इसकी शुरुआत की गई और दिल्ली में नरेश मंडल की स्थापना की गई थी। जब हमने भारतीय इतिहास राजस्थान का इतिहास पढ़ा था तो उसमें नरेश मंडल का जिक्र आया था, जिसमें जो महाराजा गंगा सिंह वगैरह नेतृत्व करते हैं। तो नरेश मंडल होता है ना,
उसकी है जो दिल्ली में स्थापना की गई थी और शिक्षा को राज्य सूची का विषय है जो घोषित किया गया था। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और एक बार पूछा भी गया था कि कौन से अधिनियम के तहत है जो शिक्षा को राज्य सूची का विषय घोषित किया गया था, तो वो कौन से अधिनियम में किया गया था, 1919 के अधिनियम में जो घोषित किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे भी जाता है। और एक इस अधिनियम की विशेषता आती है कि ये जो 1919 का अधिनियम होता है ना, उसमें रेल बजट को भारतीय बजट से जो अलग है, जो क्या है, जो अलग है, जो निर्धारित कर दिया गया था। अब जब जैसे कि 2015 में जब केंद्र सरकार आई थी तो उन्होंने जो मोदी सरकार ने जो अब वापस है जो दोनों को जो यानी कि रेल बजट और जो अपना सामान्य बजट होता है केंद्र सरकार, इन दोनों को जो अब वर्तमान में जो एक साथ कर दिया। और ये जो अलग के समय किए गए थे तो 1919 के जो अधिनियम है जो अलग कर दिए गए थे। तो चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की जो स्थापना की गई थी। और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। अब तो इसका सही आंसर क्या है, इसका ए आंसर सही है, यानी कि भारतीय अधिनियम 1919 के तहत है जो क्या किया गया था, द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि किस भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी। और ये भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आसानी से जो इसका आंसर देके बता सकते हो। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है, इसका भी ये जो 1919 सही आंसर है। देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भारत शासन अधिनियम है जो भारत में सर्वप्रथम द्विसदनात्मक है जो व्यवस्थापिका की स्थापना, तो वो 1919 में जो द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। और ये पीटीआई एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा एग्जाम, पीटीआई एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि 1919 अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी। और ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आसानी से जो इसका सही आंसर बता सकते हो। और ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जो हिस्ट्री का हुआ था 2018 में, अभी वर्तमान में उसमें पूछा गया है। और पीटीआई एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हो क्योंकि मैंने अब आपको कॉन्सेप्ट सब समझा दिया है। तो इसका सही आंसर क्या है, डी इसका सही आंसर है, यानी प्रांतों में दोहरे शासन की स्थापना की गई। कौन से अधिनियम के तहत, 1919 के अधिनियम की ये मुख्य विशेषता है कि ये जो प्रांतों में जो द्वैध शासन स्थापित किया गया था। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि कौन से अधिनियम को कहते हैं और मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है और ये दो एग्जाम में पूछा गया है। एक सेकंड ग्रेड एग्जाम जो हिंदी और मैथ्स का जीके का एग्जाम हुआ था, उन दोनों एग्जामों में जो पूछा गया है 2011 में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पूछा गया है, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो क्योंकि मैंने अभी आप कॉन्सेप्ट आपको बताया। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका जो भारत शासन अधिनियम है या भारत परिषद अधिनियम है, तो ये भारत शासन अधिनियम है। कौन सा है, भारत शासन अधिनियम 1919। साथियों यहाँ पर कंफ्यूजन मत होना, ये भारत शासन अधिनियम है। ठीक है, आप यहाँ पर जो भारत ये 1999 जो 19 है ना, उसकी जगह 1909 मान सकते हो। ठीक है, आपके लिए आसानी होगी और ये दिया होता थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक होगी। तो इसका सही आंसर क्या है, बी इसका सही आंसर है, भारत शासन अधिनियम 1919 इसका सही आंसर है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रांतों में द्वैध शासन के तहत कौन सा विषय प्रांतीय विषयों के तहत है जो सुरक्षित विषय घोषित किया गया था। और ये मैंने अभी आपको बताया था और ये जेल वार्डन एग्जाम 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था। आप आसानी से जो इसका सही आंसर दे सकते हो क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था। बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है, सी इसका सही आंसर है, यानी कि शिक्षा होती है ना, शिक्षा को जो प्रांतों में जो द्वैध शासन है जो कानून लागू किया गया था, तो उसमें जो प्रांत और केंद्र के लिए जो अलग अलग विषय निर्धारित किए गए थे, जिसमें केंद्र के पास तो कितने थे 47 विषय और प्रांतों के पास में कितने थे 50 विषय थे। यानी कि प्रांतों के अधीन कितने विषय थे, 50 विषय थे। उन 50 विषयों यानी कि अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रांतों के पास कितने थे 50 विषय थे। उन 50 विषयों में से एक कौन सा था, शिक्षा था। ठीक है, उन 50 विषयों में से एक शिक्षा भी समाहित था, काफी इंपॉर्टेंट है। और शिक्षा क्या था, जो प्रांतों का विषय था। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि ईसाइयों के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वासन का जो प्रावधान किया गया। और ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष रूप से तो 1909 में था और प्रत्यक्ष रूप से कौन सा था 1919 का अधिनियम। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या है, तो इसका जो बी आंसर सही है, 1919 का अधिनियम
साथियों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके भारतीय राज्य व्यवस्था और संवैधानिक विकास अगर टॉपिक दिया हुआ है, तो 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम और उसके साथ में 1858 का अधिनियम और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है ना, उसमें दो ही विशेषता, और कोई विशेषता नहीं है कि उसमें एक तो जो कंपनी का है जो शासन भारत में स्थापित हो जाता है, और दूसरी विशेषता ये होती है कि उसमें जो 1774 में जो एक सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई थी, जिसमें जो 4 सदस्य होते थे, एक अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य, जिसमें अध्यक्ष कौन था? एलिजा एम्प्रे थी प्रथम। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। और स्थापना कहां पर की गई थी? सुप्रीम कोर्ट की कलकत्ता में। और इसके विरुद्ध है जो प्रिवी काउंसिल है, जो आप कहां पर है जो दायर कर सकते हो? लंदन में। ठीक है। और उसकी एक विशेषता और आती है कि उसकी एक विशेषता ये है कि जैसे कि मान लीजिए बंगाल का गवर्नर था, तो उसको जो तीनों प्रेसिडेंसी यानी कि मुंबई, मद्रास और बंगाल, इन तीनों को जो उसके अधीन कर दिया गया था। किसके अधीन? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। ये जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है उसकी विशेषता होती है। और 1858 का जो एक्ट होता है उसकी विशेषता क्या होती है? तो उसकी सर्वप्रथम विशेषता ये होती है कि ईआईसी का शासन क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की बजाय अब है जो सीधे ब्रिटिश सरकार का है जो भारत पर है जो शासन है जो आधारित हो गया। ठीक है। और दूसरी बात ये कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो 1784 का जो ईस्ट इंडिया एक्ट था, उसमें जो राजनीतिक और व्यापारिक जो कार्य थे ना, उसके लिए ईआईसी की जो अलग अलग 2 संस्थाएं बनाई गई थी ना, उसको जो समाप्त करके भारत सचिव का जो पद सर्जित किया गया था। और गवर्नर जनरल की जगह 1858 के एक्ट में वॉइसराय पद जो सर्जित किया गया था। और ये इतनी विशेषता है, और इसमें से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक विशेषता ये आती है कि 1858 का एक्ट होता है, उसको विक्टोरिया घोषणा पत्र या इलाहाबाद घोषणा पत्र या शिक्षित वर्ग का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ये विशेषता आती है। फिर आता है 1909 का अधिनियम। 1909 का अधिनियम होता है, उसको सर्वप्रथम बात तो ये कि उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है। कौन से अधिनियम? मार्ले मिंटो। और किस्म भी पूछा गया था, मैंने अभी आपका बताया था, मार्ले मिंटो अधिनियम। ठीक है। और 1919 का अधिनियम होता है, उसको क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू सेम्सफोर्ड। क्या कहते हैं? अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था, मॉन्टेग्यू सेम्सफोर्ड। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है मॉन्टेग्यू सेम्सफोर्ड। ठीक है। और देखो 1919 के अधिनियम की क्या विशेषता होती है? इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से थी। ठीक है। और दूसरी विशेषता ये कि इसमें जो मुस्लिमों के लिए जो पृथक निर्वाचन की अनुमति दी गई थी। और इसी अधिनियम को जो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति पर आधारित था। कौन सा अधिनियम? 1909 का अधिनियम। अब देखो 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू सेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। और उसकी विशेषता क्या है? इसमें जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया इसी अधिनियम के तहत 1926 में। कब? 1926 में दिया गया। और इसकी विशेषता क्या है? तो इसमें जो द्विध शासन लागू किया गया है, ये वेरी एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि द्विध शासन है जो कौन से अधिनियम है जो लागू किया गया था? तो वो 1919 के अधिनियम। साथियों, यहाँ पर मैं जोर देकर चीजें बता रहा हूँ क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं संवैधानिक विकास में, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्न में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल, इसमें क्या पूछा गया है कि इसने है जो क्या किया गया था कि इसमें शासन के एक दोहरी योजना पेश की जिसे सामान्य डायरेक्टिव कहा जाता है। बिल्कुल, ये कथन सही है क्योंकि दोहरा शासन है जो किसको कहते हैं? द्विध शासन के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? द्विध शासन भी अपन कह सकते हैं। ठीक है ना, दोहरा शासन। ये भी लाइन सही है। फिर 2 नंबर लाइन क्या कहती है कि ये देश के द्विपक्षीय और प्रत्यक्ष चुनाव की बात करता है। बिल्कुल, द्विपक्षीय यानी कि मुस्लिमों के लिए और ईसाइयों के लिए वगैरह अलग है जो, और प्रत्यक्ष यानी कि पहले तो 1919 का अधिनियम 1909 का अधिनियम होता, उसमें अप्रत्यक्ष था, और इसमें जो प्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव की बात की गई। और फिर सी क्या कहता है? ये अलग मतदाता प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। बिल्कुल, ये लाइन है ना गलत है क्योंकि ये करता है, क्योंकि इसी में तो कहा गया है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, इसी में तो जोर दिया गया था 1919 के अधिनियम में।
फिर डी में क्या कहता है, ये लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। बिल्कुल ये भी कथन है जो राइट है, और ये भी राइट है, और ये भी राइट है। तो इसका गलत आंसर कौन सा है, सी है जो इसका, यानी कि सी कथन गलत है और सी है जो इसका सही आंसर है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की जो विशेषता नहीं थी। अब देखो 1919 का अधिनियम है ना, वेरी एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनसे संबंधित बहुत ही क्वेश्चन इतने पूछे गए हैं कि आप जो इनसे क्वेश्चनों से बाहर आपकी कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। 1919 का अधिनियम, यहाँ से अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो आप आसानी से जो परीक्षा में करके आ जाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें ए ऑप्शन क्या दिया, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का जो लागू किया गया, बिल्कुल सही आंसर है, 1919 में किया गया था। और प्रत्यक्ष निर्वाचन की यहाँ पर बात की गई है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात इसी में की गई है। फिर क्या कहते हैं, केंद्र में द्विध शासन जो लागू किया गया था, बिल्कुल ये लाइन गलत है, क्योंकि ये केंद्र में नहीं किया गया था, ये कहां पर किया गया था, प्रांतों में किया गया था। कहां पर, प्रांतीय द्विध शासन का जो 1919 में प्रावधान था, कहां पर, प्रांतों में, ठीक है। फिर डी क्या कहता है, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों की विधान निर्माण की शक्ति है जो इसी अधिनियम है जो प्रदान की गई थी। बिल्कुल ये लाइन भी क्या है, सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या है, सी इसका है जो सही आंसर है। यानी कि केंद्र में जो द्विध शासन 1919 के अधिनियम में जो लागू नहीं किया जाता है, ये प्रांतों में जो लागू किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अधिनियम 1919 का। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन कौन सा है। और ये आरएसपी एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1919 का अधिनियम, क्योंकि इसमें से है जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखो इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया। बिल्कुल बात सत्य है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि केंद्र के अधीन तो कितने विषय थे, तो वो 47 विषय थे। कितने विषय थे, 47 विषय थे, ठीक है। और प्रांतों के अधीन कितने विषय थे, तो वो 50 विषय थे। कितने विषय कर दिए गए थे, 50 विषय कर दिए गए थे। अब देखो बी क्या कहता है, मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड है वो भारत के वायसराय थे। बिल्कुल ये लाइन भी सही है, क्योंकि इसी अधिनियम को है जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पहले नाम किसका आएगा, भारत सचिव का आएगा, और उसके बाद में किसका आएगा, गवर्नर जनरल या वायसराय का आएगा। तो मॉन्टेग्यू क्या थे, उस समय भारत के राज्य सचिव थे, ठीक है। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वो भारत के वायसराय थे। बिल्कुल बात सत्य है। फिर सी क्या कहता है, ये कहता है कि ये अधिनियम था ना वो मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो ये अधिनियम होता है मार्ले मिंटो के नाम से नहीं जाता है, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, चेम्सफोर्ड के नाम से जो जाना जाता है, ठीक है ना, इस अधिनियम के नाम से जाना जाता है। देखो मार्ले मिंटो अधिनियम है ना वो कौन सा है, तो वो 1909 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम है ना उसको जो मार्ले मिंटो के नाम से जाना जाता है। और 1919 का अधिनियम है उसको जो क्या नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। और डी ऑप्शन क्या कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 था ना वो 1921 में लागू हुआ था। बिल्कुल ये बात भी सत्य है। तो सत्य बातें कितनी है, ए भी राइट है कथन, बी भी राइट कथन है, और डी भी राइट कथन है, और सी है जो इसका क्या है, गलत है जो कथन है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है। अब आप इसका जो आंसर मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओगे। अब इसका मैं थोड़ी देर आपके लिए ये क्वेश्चन जो छोड़ रहा हूं, आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ, क्योंकि 1919 का जो मैंने सब पॉइंट थे ना उनका जिक्र कर दिया है। बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है। तो देखो ये ऑप्शन क्या कहता है कि द्विसदनात्मक विधानमंडल आरंभ किया गया था। बिल्कुल इसका सही, ये कथन सत्य है, ठीक है। केंद्र ये द्विसदनात्मक मंडल कहां पर है जो बनाया गया था, केंद्र में बनाया गया था, और प्रांतों में जो द्विध शासन लागू किया गया था। बी क्या कहता है, उच्च सदन को राज्य परिषद कहा जाता था, और निम्न सदन था ना उसको विधानसभा कहा जाता था। बिल्कुल ये दोनों कथन सही है, क्योंकि जो उच्च सदन था ना उसको राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था, और निम्न जो सदन था उसको विधानसभा के नाम से जाना जाता था। जैसे कि आज लोकसभा है उसको निम्न सदन के नाम से जाना जाता है,
और जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। यही होते हैं जिनको है जो बाद में जो लोकसभा और राज्यसभा के रूप में जो परिवर्तित किया जाता है। तो ये दोनों कथन सत्य है, लेकिन जो डी कथन है ना वो गलत है, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया था। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनका कार्यकाल कितने वर्ष है जो निश्चित किया गया था, तो वो 3 वर्ष है जो निश्चित किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष है जो नियुक्त किया गया था, और जिसे जो गवर्नर जनरल ने है जो बढ़ा दिया था। ठीक है, बढ़ा भी सकता है, यानी कि गवर्नर जनरल को ये शक्ति है जो प्रदान की गई थी। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि किस अधिनियम से लोक सेवा आयोग के गठन का प्रयास किया गया था, और ये मैंने अभी आपको बताया था कि कौन से अधिनियम में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। और ये जेल वार्डन एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ। बिल्कुल, कौन सा? 1919 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम है? 1919 का अधिनियम होता है, उसी में तो किया जाता है लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट के पहले अध्यक्ष है जो कौन बने थे, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो सेकंड ग्रेड एग्जाम जो 31 अक्टूबर 2018 को हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो बी आंसर सही है, यानी कि अलेक्जेंडर मूडी सेन होते हैं ना, मूडी सेन, उनको है जो 1919 का जो राज्य परिषद जब गठित की गई थी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, उसका है जो इसको अध्यक्ष बनाया था। किसको? अलेक्जेंडर मूडी सेन। अगर आपने नोट नहीं किया हो तो आप अपने है जो नोटबुक में नोट कर दीजिए, क्योंकि ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ, और ये आरएस एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, लेटेस्ट एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका सही आंसर क्या है? क्योंकि 1926 में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो पहली बार महिलाओं को जो निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। किसको? महिलाओं को निर्वाचन का जो अधिकार दिया गया था। कब? 1926 में दिया गया था। क्या? निर्वाचन का अधिकार। कौन सा एक्ट आता है? 1919 के एक्ट में। फिर आता है 1937, बिल्कुल 1937, 1945 और 1926, ये तीनों सन होते हैं ना, इसमें जो क्या किया गया था, जो निर्वाचन था ना भारत शासन अधिनियम 1919, उसको उस समय जो चुनाव हुए थे केंद्रीय विधानसभा। तो इसका सही आंसर क्या है? डी इसका सही आंसर है, और काफी इंपॉर्टेंट भी है। सॉरी डी नहीं है, इसका जो सही आंसर है वो है जो सी इसका सही आंसर है, यानी 1937 में नहीं होता, 1945 और 1926 है जो इसका सही आंसर है। डी इसका सही आंसर नहीं है, इसका सही आंसर क्या है? सी इसका सही आंसर है। 1926 और 1945 है जो इसका सही आंसर है। आप नोट कर दीजिए, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है। अब 1935 के अधिनियम का जिक्र आ रहा है साथियों, देखते जाइए कि 1935 के अधिनियम की क्या क्या खास विशेषता है, क्योंकि पूछी भी जाती है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम की। और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया 1935 का, यहाँ पर जिक्र हो रहा है। देखो कथन देखिए, एक कथन क्या कहता है कि प्रांतों में द्विध शासन है जो लागू किया गया था। बिल्कुल नहीं किया गया था, क्योंकि प्रांतों में जो द्विध शासन था वो कौन से एक्ट में लागू किया गया था? 1919 का जो एक्ट होता है मॉन्टेग्यू सेमस्फोर्ड, उसमें जो प्रांतों में द्विध शासन लागू किया गया था। 2 नंबर का है जो कथन किया गया था, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन है जो स्थापना की गई थी। बिल्कुल ये कथन भी क्या है? गलत है। फिर क्या कहता है? हाई कमिश्नर की है जो इसमें नियुक्ति की गई थी। बिल्कुल ये कथन भी क्या है? अच्छते है। अब देखो विशेषता क्या है, तो प्रांतों में स्वायत्तता है जो दी गई थी, यानी कि जब जैसे कि मान लीजिए जो स्वायत्त शासन की स्थापना है वो कौन से प्रांतों में, जो द्विध शासन की स्थापना, जो एक होता है द्विध शासन और एक होता है स्वायत्त शासन, और प्रांतों में क्या किया गया? द्विध शासन को समाप्त किया गया। क्या किया गया? जो 1935 का अधिनियम था उसमें जो द्विध शासन था प्रांतों में उसको समाप्त किया गया, और उसके स्थान पर क्या किया गया था? स्वायत्त शासन की जो स्थापना की गई थी, यानी कि सदस्यों का चुनाव है वो है जो जनता स्वयं करे। ठीक है, और जो शासन था वो है जो किसका हो गया था? वो है जो जनता का स्वयं का हो गया था। अब जो द्वैध शासन होता है उसमें क्या होता है कि उसमें जो ब्रिटिश सरकार और दोनों की जो भागीदारी होती है, यानी कि जनता का जो निर्वाचित सदस्य होता है उसकी और जो ब्रिटिश सरकार, उन दोनों की भागीदारी होती है। लेकिन प्रांतों में जो स्वायत्त शासन का दिया गया 1935, तो इसका सही आंसर क्या है? जो 4 नंबर है जो इसका सही आंसर है। अब देखो इसकी और विशेषता क्या है, इसमें जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। देखो 1774 में तो क्या किया गया था? देखो
1776 का होता है, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की है जो कलकत्ता में स्थापना की गई थी। कहां पर है? जो कलकत्ता में स्थापना की। दूसरी देखो 1935 का जो अधिनियम होता है ना, उसमें क्या किया गया था? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसकी? संघीय न्यायालय की। और ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और किसने पूछा भी गया है। तो संघीय न्यायालय की स्थापना कौन से अधिनियम में की गई थी? 1935 के अधिनियम में की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्थापना कब की गई थी? तो 1 अक्टूबर, कब? 1 अक्टूबर 1937 में। कब? 1 अक्टूबर 1937 में जो क्या किया गया था? तो जो प्रांतों में किया गया, सॉरी, संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई थी। और दूसरी बात यह कि इस अधिनियम में तीनों गोलमेज सम्मेलन और संयुक्त संसदीय समिति थी ना, और साइमन कमीशन रिपोर्ट, उसके आधार पर है जो इसको जो पारित किया गया था 1935 के अधिनियम। कौन कौन सी रिपोर्ट पर? एक तो साइमन कमीशन, 1928 की नेहरू रिपोर्ट, और तीसरी आती है कि जो संयुक्त संसदीय समिति थी, उस तीनों की रिपोर्ट पर है जो 1935 का अधिनियम बना था, ठीक है। और एक इसकी विशेषता ये आती है कि 1937 में क्या किया गया था कि भारत से बर्मा म्यांमार है ना, उसको जो अलग किया गया था। और इसकी एक विशेषता आती है कि यहाँ पर क्या किया गया था कि जो आज हम देख रहे हैं ना, जो शक्तियों का विभाजन, ठीक है, जो अनुसूची 4 में जो दिया हुआ है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो 3 सूचियां होती है ना, उन्हीं को आज जो वर्तमान हमारे संविधान में जो अपनाया गया है, वो यहीं से 1935 के अधिनियम से जो ग्रहण की गई है। यानी 1935 का अधिनियम होता है ना, उसमें जो शक्तियों का विभाजन किया गया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जबकि जो 1919 का अधिनियम होता है, उसमें केवल 2 ही सूची थी। कौन कौन सी? संघ सूची और राज्य सूची थी। यानी कि प्रांतीय और केंद्र के अधीन जो विषयों का विभाजन किया गया था। लेकिन जो वर्तमान में शक्तियों का विभाजन है ना, वो 1935 के अधिनियम की है जो मुख्य विशेषता है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और ये अधिनियम लागू कब हुआ था? तो पारित कब हुआ था? तो 2 अगस्त 1935 को जो पारित हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और केंद्र में जो द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। अब देखो, प्रांतों में तो द्वैध शासन 1919 में स्थापना की गई थी, लेकिन 1935 का अधिनियम था ना, उसमें जो केंद्र में जो द्वैध शासन स्थापित किया गया था। कहां पर? केंद्र में जो द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। और ये किस्म बात है जो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और कई बार पूछा भी गया है कि जो केंद्र होता है ना, केंद्र में द्वैध शासन है जो कौन से अधिनियम है जो लागू किया गया था? तो 1935 के अधिनियम है जो लागू किया गया था। और अगर आपको प्रांतों में पूछे तो प्रांतों में जो 1919 के अधिनियम है जो लागू किया गया था। तो चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या है, ठीक है ना। अब देखो, ए ऑप्शन आपको क्या दिया गया है कि प्रांतीय स्वायत्तता। बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रांतों को क्या दी गई? स्वायत्तता दी गई। और 1935 में जो प्रांतों में जो द्वैध शासन था, उसको समाप्त करके जो 1935 में प्रांतों को जो स्वायत्त शासन दिया गया। और दूसरा आता है कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। बिल्कुल, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1937 में, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर 3rd नंबर पॉइंट आता है कि केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। बिल्कुल, ये पॉइंट भी क्या है? सत्य है। केंद्र में क्या किया गया? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। तो इसका सही आंसर क्या है? डी इसका सही आंसर है। और ये एसआई एग्जाम जो 2018 में हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। साथियों, जल्दी एसआई की वैकेंसी आने वाली है, तैयार रहिए और प्रीवियस क्वेश्चन मेरे साथ में देखते जाइए। और अभी तक सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। और इस प्रकार के वीडियो के लिए, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो सरकारी यात्रा फेसबुक पेज को लाइक जरूर कीजिएगा और मित्रों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी और इसका सही आंसर क्या है? 1935 है। मैंने अभी आपको जिक्र किया था, संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1935 में, सॉरी 37 में। और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत है जो स्थापित किया गया था? और ये आरएस एग्जाम 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने अभी आपको जिक्र किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कीजिएगा कमेंट। तो इसका सही आंसर क्या है? 3 इसका सही आंसर है। यानी कि 1935 का जो अधिनियम होता है, उसमें जो द्वैध शासन जो केंद्र में लागू होता है और प्रांतों का द्वैध शासन है जो समाप्त किया जाता है, और प्रांतों में जो स्वायत्त शासन की जो स्थापना की जाती है। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश कालीन भारत में संघीय सरकार की अवधारणा
द्वारा किया गया था, यानी कि कौन से एक्ट के तहत है जो संघीय सरकार की है जो स्थापना का है जो यानी कि जिक्र हुआ है। तो 1935 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की जाती है और संघीय सरकार का भी जिक्र होता है। 1935 का अधिनियम काफी इंपॉर्टेंट है और ये पटवारी एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं है। देखो मैंने अभी आपको जो 1935 के अधिनियम की जो ऑल ओवर जो पॉइंट थे ना उसका जिक्र किया है और ये आरएस एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। अब आप आसानी से जो इसका आंसर दे सकता हूं। मैंने अभी स्पीड है जो थोड़ी बढ़ा दी है, क्यों? क्योंकि आपको मैंने सब कुछ पॉइंट बता दिए, आपको अभी जल्दी से कमेंट करके आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ये, इसका सही आंसर है, क्योंकि अवशिष्ट विषय होते हैं ना वो प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए, बिल्कुल नहीं किए गए थे, क्योंकि उसमें जो केवल शक्तियों का जो विभाजन किया गया था, बाकी जो अवशिष्ट विषय थे ना वो केंद्र के अधीन रखे गए थे। किसके अधीन रखे गए थे? अवशिष्ट विषयों को केंद्र के अधीन रखे गए थे। अवशिष्ट विषय वे विषय होते हैं जो तीनों सूची में जो सम्मिलित नहीं होते, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो शामिल नहीं होते उनको अवशिष्ट विषय के तहत जो रखा गया था। ठीक है, और इसको जो प्रांतीय विधायिका में जो आवंटित नहीं किया गया था, केंद्र के अधीन जो रखा गया था। देखो बी ऑप्शन क्या कहता है कि इसने प्रांतीय स्तर पर द्वितीय शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया था। बिल्कुल ये बात सत्य है, ठीक है, ये पॉइंट सत्य है। फिर 2 नंबर क्या कहता है? इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ का जो महासंघ का प्रावधान किया गया था। बिल्कुल ये सही है कथन। और फिर 4 नंबर क्या कहता है कि ये प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि प्रांतीय स्वायत्तता का जो सूत्रपात कहां से हुआ था? 1935 के अधिनियम के तहत जो रखा गया था। तो चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शासन की संरचना से संबंधित निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम जो सितंबर में हुआ था 2017 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ये ऑप्शन आपको क्या कहता है कि ये एक संघीय ढांचे को प्रदान नहीं करता है। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है, नहीं है। यानी कि देखो इस जो एक्ट था ना 1935 में, उससे संघीय यानी कि संघीय ढांचे की बात हुई थी, लेकिन ये क्या कह रहा है कि देश में संघीय ढांचे की बात है जो नहीं हो रही, तो ये कथन है जो गलत हो जाएगा। फिर 2 नंबर क्या कहता है कि ये संघीय विधानमंडल के लिए मंत्रियों की सामूहिक या व्यक्तिगत जिम्मेदारी के संदर्भ में था। बिल्कुल इस प्रकार का कोई प्रावधान है जो इस अधिनियम में नहीं था। फिर 3 नंबर क्या कहता है कि अपने विवेक कार्यों को छोड़कर उनके कार्यों के संपादन हेतु सहायता एवं परामर्श हेतु गवर्नर जनरल का मंत्रिपरिषद की संख्या में 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्या है? ये सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है। फिर डी क्या कहता है? 4 नंबर, उच्च सदन को स्थायी सदन के रूप में नहीं माना गया जो आवधिक विघटन के अधीन है। ये भी कथन क्या है? गलत है। तो इसका ये जो सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? 3 नंबर है जो इसका सही आंसर है, बाकी ये जो गलत है। ये थोड़ा है जो आप आसानी से जो इसको पढ़िएगा, क्योंकि मैं पढ़ने में जो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि 1935 के भारत अधिनियम में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रतिनिधि में किन्हें स्थान नहीं दिया गया? कौन सा अधिनियम की बात हो रही है? 1935 का अधिनियम की बात हो रही है। तो इसका सही आंसर क्या है? 3 नंबर इसका सही आंसर है। और ये सेकंड ग्रेड जीके एग्जाम 2018 में पूछा गया था। इस अधिनियम में क्या होता है? जो सांप्रदायिक और वर्गीय मतदान जो मंडलों का विस्तार हुआ था ना, उसमें जो अनुसूचित जातियां मुसलमान, सिख, यूरोपीय, भारतीय, ईसाई, एंग्लो और भारतीय मुसलमान आदि को जो प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व का जो अधिकार दिया गया था, लेकिन पारसी थे ना, पारसी को इस प्रकार का कोई अधिकार है जो नहीं दिया गया था। इन मुस्लिम, सिख वगैरह और एंग्लो इंडियन, इन तीनों को जो दिया गया है, यानी कि आप जनजाति मान सकते हो, यानी अनुसूचित जनजाति के लोग, मुसलमान, सिख, यूरोपियन व्यक्ति, भारतीय ईसाई और एंग्लो इंडियन और भारतीय मुसलमान, इन तीनों को, इन सभी को जो प्रत्यक्ष निर्वाचन का जो प्रतिनिधित्व दिया गया, लेकिन पारसियों को जो नहीं दिया गया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको नोट कर दीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए सेकंड ग्रेड में हाल ही में, और ट्रेंडिंग लाइन है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? आपको 1935 के अधिनियम की विशेषता नहीं के बारे में जिक्र हो रहा है। देखो ये ऑप्शन क्या कहता है? संघ एवं प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2019 में पूछा गया है। और 2 नंबर क्या कहता है? केंद्र में द्वैध शासन। बिल्कुल ये लाइन क्या है? सही है। फिर क्या कहता है? समवर्ती सूची का सर्जन किया गया। बिल्कुल सही है। फिर प्रांतों में द्वैध शासन है जो लागू किया गया था। बिल्कुल नहीं किया गया था, क्योंकि इसमें तो क्या किया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन को जो समाप्त किया गया था। ठीक है, और संघ एवं प्रांतीय स्वायत्तता,
इन दोनों का जिक्र है जो 1935 के अधिनियम में हुआ था, लेकिन प्रांतों में द्वितीय शासन का जिक्र है वो कौन से अधिनियम में हुआ था, तो वो 1919 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम होता, 1919 का अधिनियम। जबकि केंद्र में द्वितीय शासन था, उसका तो जिक्र किसमें हुआ था, 1935 के अधिनियम में हुआ था। देखो द्वितीय शासन का 1935, 1919, 1909 का जिक्र आ रहा है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। आराम से जो इसको अध्ययन करिएगा और आराम से प्रीवियस क्वेश्चन मेरे साथ देखते जाइएगा। मैं आपको कॉन्सेप्टली समझा रहा हूँ, थोड़ा है ना पढ़ते समय थोड़ा आसानी से पढ़िएगा, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि आपने अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको कंफ्यूजन होगा कि ये क्या होता है 1909 का अधिनियम, 1935, 1909 का, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। भारतीय जो संविधान था ना, उसके विकास के जो ये चरण थे, यानी कि भारतीय संविधान आज हम देख रहे हैं ना, वो विभिन्न चरणों से जो गुजरते हुए यहाँ तक है जो पहुंचा है, और यहाँ तक जाकर है जो उसका जो निर्माण हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि किस व्यक्ति ने भारत सरकार 1935 अधिनियम के बारे में कहा कि वह एक यंत्र मशीन था जिसके अवरोध वृक्ष शक्तिशाली थे, यानी कि ब्रेक थे ना वो शक्तिशाली थे, किंतु उसकी इंजन नहीं था। और ये सेकंड ग्रेड संस्कृत एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। और ये किसने कहा था, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये जो 1935 का अधिनियम था वो एक यंत्र यानी कि मशीन था जिसके वृक्ष थे ना वो शक्तिशाली ब्रेक थे, लेकिन उसके कोई इंजन का जो ठिकाना ही नहीं था, यानी कि इंजन था ही नहीं। और ये किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सॉरी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, माफी चाहता हूं। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि किसने 1935 के अधिनियम की आलोचना करते हुए उसे एक दास्ता का घोषणा पत्र की संज्ञा दी थी। और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2012 और 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये एक दास्ता की घोषणा पत्र है, ठीक है ना। और ये संज्ञा किसने दी थी, जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। देखो जवाहरलाल नेहरू का 1935 के कथन के अधिनियम होता है ना, उसके बारे में दो कथन आता है। पहली बात तो ये आती है कि ये एक मशीन थी, ठीक है, जिसके जो ब्रेक बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उसका कोई इंजन का ठिकाना ही नहीं था, ठीक है। फिर दूसरा इनका कथन आता है कि ये 1935 का जो अधिनियम है ना, वो एक दास्ता का घोषणा पत्र है, ठीक है ना। और ये कथन होते हैं ना, कथन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और कथन आपको कन्फ्यूजन भ्रमित करते हैं और आप परीक्षा में गलत करके आते हो। तो आप एक शार्ट बना के जो कथन होते हैं ना, उनको एक पॉइंट के अंदर जो एक शार्ट में लिख दीजिएगा, ताकि ये जो बार बार आपकी जो ध्यान जाए और वो जो कथन आपको याद हो जाए, क्योंकि कथन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि सिंध को मुंबई प्रांत से पृथक्करण कब किया गया था, कौन से एक्ट में किया गया था। और ये कॉलेज लेक्चरशिप एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, 4 नंबर इसका सही आंसर है। यानी कि भारतीय सरकार अधिनियम 1935 होता है ना, उसमें क्या किया गया था, मुंबई प्रांत होता है ना, उससे जो सिंध को जो क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। और ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर दीजिएगा। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, हाल ही में लेटेस्ट में पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या पूछा गया है कि अधिनियम की अनुसूची 7 में तीन है जो सूचियां थी जो केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों के विभाजन को दर्शाती थी, ठीक है। कितनी है जो सूची, 7वीं सूची की यहाँ पर बात हो रही है। फिर कह रहा है कि केंद्र की जो सूची थी ना, उसमें 59 विषय थे। फिर प्रांत में जो 36 विषय थे। फिर क्या कह रहा है, अवशिष्ट शक्तियों को गवर्नर में जो अंतर्निहित की गई थी। बिल्कुल ये लाइन है जो सही है, लेकिन इसकी जो गलत लाइन है यानी कि गलत कथन है वो कौन सा है, तो इसका जो 3 नंबर है जो गलत है, क्योंकि इसमें जो प्रांत थे ना उनको जो 54 विषय दिए गए थे। कितने, ये जो 36 विषय ना देकर कितने विषय दिए गए थे, 54 विषय का है जो प्रांतीय सूची में जोड़े गए थे। और केंद्रीय सूची में कितने थे, तो 59 विषय थे। जबकि जो समवर्ती सूची थी ना, अब देखो मैं यहाँ पर शक्तियों का विभाजन कर रहा हूं, आप समझिएगा, शक्तियों का विभाजन, ठीक है ना। शक्तियों का विभाजन इसका है जो 3 प्रकार से अपन विभाजन करते हैं। एक संघ सूची, कौन सी, संघ सूची, और दूसरी राज्य सूची, ठीक है, और तीसरी आती है समवर्ती सूची। कौन सी सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। देखो संघ सूची थी ना, उनमें तो विषय कितने थे, 59 विषय थे। कितने विषय थे, 59 विषय, ठीक है।
और जो राज्य सूची थी उसमें कितने विषयों को जो शामिल किया गया था, 54 विषय को, कितने 54 विषय को जो शामिल किया गया था। और जो समवर्ती सूची थी उसमें जो कितने विषय थे, तो 36 विषय थे, कितने 36 विषय, ठीक है ना, 36 विषय थे, ठीक है ना, 36 विषयों का यहाँ पर जिक्र हुआ है, ठीक है। और जो अवशिष्ट विषय थे उनको जो किसके अधीन रखा गया, गवर्नर जनरल के जो अधीन रखा गया था, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इन सभी की जो बात किसमें हुई थी, तो अनुसूचित छात्र में हुई थी। जो 1935 का अधिनियम था उसमें जो 10 अनुसूचियां थी उसमें से जो 7वीं अनुसूची थी उसमें जो शक्तियों के जो विभाजन का जिक्र हुआ है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत समवर्ती सूची में कितने विषय थे। मैंने अभी आपको बताया, और ये पीटीआई एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है, 3 नंबर इसका सही आंसर है। यानी कि समवर्ती सूची में कितने विषय थे, 36 विषय। और ये जो 59 विषय कौन सी सूची में थे, तो वो राज्य सूची में, सॉरी संघ सूची में थे। और राज्य सूची में कितने थे, वो 54 विषय थे। कितने थे, 54 विषय थे, जो मैंने यहाँ पर जो जिक्र किया है अभी, आप जो यहाँ से समझ लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा गया है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और ये आरएस प्री एग्जाम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि इस अधिनियम में 110 धाराएं थी, ठीक है ना। कितनी धाराओं का जिक्र हो रहा है, 110 धाराएं और 12 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी, 12 अनुसूचियां। देखो मैंने अभी आपको बताया, इस जो 1935 का अधिनियम था उसमें 10 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी, 10 अनुसूचियां थी। जो इसमें 12 अनुसूचियां नहीं थी। और इसमें जो धाराएं थी ना वो कितनी थी, तो वो 321 धाराएं थी। कितनी थी, 110 धाराएं ना होकर कितनी थी, तो ये जो 321 धाराएं थी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 321 धाराएं थी, 110 धाराएं नहीं थी। और जो अनुसूचियां थी वो कितनी थी, 10 थी। कितनी थी, 10 थी, 12 नहीं थी। फिर सेकंड कथन क्या कहता है कि अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत एवं देशी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित है जो हुए थे। बिल्कुल ये कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि इसमें जो प्रांतों और द्विवेदों को जो स्वायत्त शासन प्रांत किया जो प्रदान किया गया था। 3 नंबर क्या कहता है कि अधिनियम केंद्र एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 2 सूची में किया गया था। बिल्कुल 2 सूची में नहीं किया गया था, क्योंकि ये कितने सूचियों में जो विभाजन किया गया था, 3 सूची। कौन कौन सी, संघ सूची, मैं दोबारा जिक्र कर रहा हूं, अभी जिक्र भी किया था, संघ सूची, राज्य सूची, ठीक है ना। और तीसरी सूची आती है समवर्ती सूची। कौन सी सूची, समवर्ती सूची। जबकि जो 2 सूची होती है ना, संघीय सूची और प्रांतीय सूची, उसका जिक्र तो 1919 के अधिनियम होता है। यानी कि 2 सूचियां थी ना, वो कौन से अधिनियम में थी, 1919 के अधिनियम में थी, ठीक है। फिर 6 नंबर क्या कहता है, अवशिष्ट शक्तियों को गवर्नर के अधीन रखा गया था। बिल्कुल ये कथन भी सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या है मित्रों, तो बी इसका सही आंसर है। यानी कि 2 नंबर और 6 नंबर कथन क्या है, राइट है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये आरएस में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रकार के। तो अभी तक सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दीजिए, और मित्रों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सभी इससे लाभान्वित हो सके। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन आता है कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था। यानी कि जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी जो परिषद थी उसके सदस्यों की नियुक्ति है जो कौन करता था। और 1935 में उसका जिक्र भी हुआ था। और ये पीटीआई एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या है मित्रों, तो इसका जो 1 नंबर आंसर सही है, क्योंकि जो गवर्नर जनरल था ना वो स्वयं है जो अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों का जो क्या करता था, गठन करता था। तो इसीलिए जो गवर्नर जनरल ने क्या किया था, मैंने अभी आपको एक बताया था कि बनारस के राजा, कौन से राजा, बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा, कौन से, पटियाला, पटियाला पंजाब में है, पटियाला के महाराजा, इन दोनों का जो इन्होंने क्या किया था, तो निर्वाचन किया था, यानी मनोनयन किया था, ठीक है। तो गवर्नर जनरल था ना वो स्वयं में जो कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति करता था। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान सभा ने संप्रभु संस्था का दर्जा प्राप्त किया था। और ये जो कौन सा है जो यानी कि अधिनियम या फिर जो मिशन योजना में किया था। और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में किसमें पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या है मित्रों, तो इसका जो
3 नंबर है जो इसका सही आंसर है, यानी कि भारत संप्रभु कब हुआ। संप्रभु का मतलब क्या होता है, उसकी स्वयं की नीति, उसका जो स्वयं की विदेश नीति, ठीक है ना, वो किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं हो, उस राष्ट्र को क्या कहते हैं, संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। पहले 1947 से पहले तो भारत ब्रिटेन के अधीन था, ठीक है, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को क्या कर दिया गया था, स्वतंत्र कर दिया गया था। तो भारतीय जो संविधान सभा थी उसने जो संप्रभु संस्था का दर्जा कब प्राप्त किया था, तो वो 1947 के अधिनियम में जो प्राप्त किया था। तो साथियों ये थे अपने भारत के जो संविधान के निर्माण में जो संवैधानिक विकास था वो किन किन चरणों से गुजरा और उन चरणों से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में जिक्र किया था। कम से कम है जो ये 45 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 45 प्रश्न है, और ये क्वेश्चन मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, अगर इन 45 क्वेश्चनों को आप ढंग से अगर अध्ययन करके जाते हो तो मैं 100% श्योर 99 गारंटी के साथ में कहता हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। क्योंकि देखिए साथियों, 1-2 फैक्ट नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन आपने इसमें से अगर आप आराम से पढ़ के गए हो तो इन फैक्टों को आप है जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हो कि ये ऑप्शन है नहीं, ये ऑप्शन है नहीं, ये ऑप्शन भी है नहीं, तो पीछे जो ऑप्शन बचता है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो साथियों इसको जो आराम से देखिएगा, अगर एक बार आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा इसको देखिएगा। और सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कीजिएगा, और मित्रों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और इसकी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आप हमारे सरकारी यात्रा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या हमारी वेबसाइट है सरकारी यात्रा blogspot.com, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। और जल्दी हमारा सरकारी यात्रा मोबाइल ऐप भी आ रहा है जिसमें जो इस प्रकार के जो टेस्ट सीरीज बिल्कुल आपको मुफ्त है जो फ्री में मिलने वाली है। और उसके साथ में ही आपके लिए लाइव एग्जाम का उसके अंदर सेगमेंट होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा ऐप जल्दी आ रहा है मार्केट में, हम लॉन्चिंग करने वाले हैं जो आपको बता देंगे। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। हम और भी आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन लगातार लेके आ रहे हैं, और जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेगमेंट में और ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।